जोहार सगाजनों। आज हम बात करेंगे कि जनजातियों का अधिकार का पहला आधार क्या है। आप सभी जानते हैं कि जनजातियों का जो मूल आधार है उसकी रूढ़ी और प्रथा है। रूढ़ी प्रथा उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, उसकी सभ्यता और उसकी परंपरा उसमें स्पष्ट हैं। आदिम समाज जो है हमारे अपने खुद के कस्टम हैं और सिस्टम है। इस आधार पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो रूढ़ी व प्रथा के आधार पर माना जाता है। और जैसा कि इस समय देश में हालात ख़राब हैं और आपको मालिक होने से वंचित किया जा रहा है और आपको अपने ज़मीन से, अधिकारों से बेदखल करने की पुरजोर कोशिश गैर समाज के लोग कर रहे हैं। देश में बैठी सरकारें भी इस पर अमल कर रही हैं कि ये लोग किसी न किसी तरीके से अपने पहचान को, अपने वजूद को ख़त्म कर लें और स्वतः ही ये हिंदू साबित करने के लिए लग जाएं। लेकिन ये हम सिद्ध होने नहीं देंगे। आप सभी जानते हैं हमारा मूवमेंट, हमारा आंदोलन धीरे धीरे आज पूरे देश में चल रहा है। तो हम बात करेंगे कि हमारा जो हक अधिकार है, ये हक व अधिकार किसी गैर समुदाय को नहीं मिले हैं, जिसके कारण वह जो लोग हैं वो हमारे से परेशान हैं और इस बात को हम सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि रूढ़ी और प्रथा क्या है, उसका आधार क्या है, इस विषय पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपको कहीं ना कहीं जानने को ये चीज़ें हमने प्रयास किया है इस बारे में कि हम लोगों से बात करें और मूल जो है, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे हम समझने का प्रयास करें। आप सबको मालूम है साथियों, आज आरएसएस से कह रहा है कि हम जनजातियों के क्षेत्रों में दुर्गा उत्सव मनाएंगे बड़े ऊर्जा के साथ में, और जनगणना में भी हिंदू साबित करने के लिए हम पूजन और पाठ का कार्यक्रम इस वर्ष हम इस माह जो अभी इनका नवरात्रि का जो समय आएगा वो उसमें कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहा, उसके सवाल क्या हैं, वो सब वजह क्या है, हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। समय लगेगा, वीडियो को आखिरी तक देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। बड़ी मेहनत और ध्यान से हमने फोकस किया है कि हमारे भाइयों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आदिम समाज हक व अधिकार के आधार पर ख़त्म करने के लिए रूढ़ी और प्रथा संस्कृति का विरोध कर रहा है। और ये रूढ़ी प्रथा संस्कृति का आज से नहीं, बरसों से दीमक की तरह आदिम समाज की रूढ़ी प्रथा को असभ्य बोलकर कमज़ोर कर रहा है। वो आपको ये कह रहे हैं कि ये जो समाज की जो व्यवस्था है, यह रूढ़ी प्रथा यह समाज को कमज़ोर करती है और यह हित में नहीं है। तो आप सबको मालूम है, इसलिए कह रहे हैं वो, क्योंकि आपकी सशक्त व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप शासित होते हैं, आपका उससे स्वशासन है और उससे गणराज्य व्यवस्था जो आपकी है, गाँव का जो सरकार है, गाँव ही आपकी हितैषी है, गाँव में ही आपका सब कुछ बोध होता है। इससे आप संगठित होते हैं और लोगों से लड़ने की काबिलियत आपके अंदर रहती है। वो इसीलिए आपका विरोध कर रहा है, इस वजह से आप सशक्त हो और आपकी ज़मीन तैयार होती है इससे। और यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशंस में भी जो 5th शेड्यूल के बारे में बात किया गया है, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। इसलिए आर्टिकल 13(3) में इस बात को बड़े गौर के साथ संविधान में डाला गया है कि रूढ़ी और प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। मतलब भारत के जो सिस्टम है, उस सिस्टम में सबसे बड़ी जो पालिकाएं होती हैं वो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका होती हैं। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायपालिका के समकक्ष जो अगर किसी के पास अधिकार है तो वो ट्राइबल के अनुसूचित जनजातियों के पास है, वो जिसे रूढ़ी और प्रथा का है। हालांकि रूढ़ी और प्रथा सभी वर्ग समुदाय में होती हैं, लेकिन जो आज बची हुई है जो व्यवस्था मूल रूप से वो जनजातियों के पास है। इसलिए वो आपको ऐसा असभ्य बोलकर आपको कमज़ोर करने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम ये जाने कि गैर समाज के कुछ बुद्धिजीवी और गैर आदिवासी की भाषा बोलकर खुद के रूढ़ी प्रथा को असभ्य बोल रहा है। मतलब हमारे लोग ही हमारी व्यवस्थाओं को, परंपराओं को असभ्य बोल रहे हैं और उसमें गैर लोगों के साथ खड़े होकर, गैर समाज के साथ खड़े होकर वो अपने को असभ्य बोलकर वर्षों से चली आ रही रूढ़ी और प्रथा को ख़त्म करने में नाकाम है। और गैर जो लोग हैं उनकी भाषा को बोलकर भी हमारा व्यक्ति जो है उसका इस्तेमाल करके हमारे को ही हीन भावना से कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। तो आपको ख्याल रखना है कि हमारे अपने जो दोस्त हैं, हमारा जो दुश्मन है कौन है, इसकी आइडेंटिटी भी आपको करके ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि रूढ़ी प्रथा हमारे लिए इन लोगों का ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रूढ़ी और प्रथा जो है
कस्टमर सिस्टम के आधार पर निर्मित होती है, जो परंपरा से चली आ रही होती है। हमें यह भी जानना जरूरी हो गया है कि आखिर जनजाति गैर आदिवासी के लिए समस्या क्यों बन गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें इस बात को भी जानना है कि क्यों जनजाति के हक व अधिकार की बात नहीं की जाती है। और दूसरा सवाल ये कि क्यों आदिम समाज के लोगों की मालिकियत की बात नहीं की जाती। मतलब हम इस देश के मालिक हैं, हम यहाँ के सबसे पहले रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी बात यहाँ मालिकियत की नहीं होती है और हमारे अधिकारों को सुरक्षा करने की बात भी शासन प्रशासन के स्तर पर नहीं किया जाता। तो आइए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमको बेदखल करने का प्रयास किया जाता है। एक बहुत इंटरेस्टेड है इस वीडियो में, थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक पूरी जाए। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये समस्या पैदा होती है 1931 से। 1931 से जब भारत शासन अधिनियम 1935 खंड 1 व खंड 91 व 92 में लिख दिया कि जिस जमीन पर जनजाति समाज के लोग रहते हैं, अर्थात आदिम जाति समाज के लोग रहते हैं, उस ज़मीन की खनिज संपदा, उसके अंदर निकलने वाला जो भी उत्पाद है, चाहे वो माइश हो या अन्य हो, प्राकृतिक संपदा हो, उस पर टोटल जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर और 1935 के कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर वह उसी समाज के हैं जो समाज वहाँ रहता है। तो स्वाभाविक है वहाँ सबसे ज़्यादा रहने वाला जो समाज है वो हमारा समाज है, अपना एक समाज है, जिस वजह से वो उसके तमाम अधिकार उसके अंदर दिए जाते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1935 का, अंग्रेज़ों के द्वारा चलाने जाने वाला शासन की व्यवस्था का संविधान है और उसी समय इस बात को निर्भर किया जाता है। और इसीलिए इनको वहाँ से खनिज संपदा का मालिकाना से हटा देने के कारण इनको समस्या पैदा होती है और इनको लगता है कि ये लोग हमसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, बड़े लोग हो जाएंगे, इसलिए इस तरीके की हम लोग बात करते हैं। तो 1950 में भारत का संविधान बना तो उसमें भी आंशिक वर्जित क्षेत्र घोषित किए गए और आंशिक वर्जित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को शामिल किया गया और 91, 92, 1935 का जो संविधान था उस पर उसको उठा के सीधे 5वीं 6वीं अनुसूची में लाया गया, जिस वजह से आज हम लोगों को आज अलग से स्पेशल सेपरेट अधिकार हमको दिए गए हैं। जब संविधान में लिख दिया गया है कि जिस ज़मीन पर आदिम जाति लोग रहते हैं उस ज़मीन को गैर समाज का कोई व्यक्ति खरीद भी नहीं सकता और उसे खरीदने की कोशिश भी नहीं करेगा। उस ज़मीन में जो कुछ है उस ज़मीन की खनिज और संपदा जनजातियों के अधिकार हैं। उसके बाद होती है यह बड़ी दिक्कत, क्योंकि इनको लगने लगा कि हमारा जो जीना है, हमारा जो आधार है, हमारे जिस तरीके से जीवन यापन होगा शायद इनके क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अधिकार इनका होगा, इसलिए इनको लगा कि कठिन काम हो सकता। तो आपको जानकारी होगी और मैं आपको बता देना भी चाहता हूँ कि 1994 के इंडिजिनस पीपल्स ऑफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को कानूनी स्वरूप देने के बाद भारत में जो तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग और गैर आदिवासी लोग हमने कहें, हम समझने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों के आगे दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हो गई 1950 के बाद में इनके सामने दूसरी समस्या खड़ी होती है। तो समस्या खड़ी ये हो गई कि भारत के संविधान में जनजातियों के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर चर्चा हुई और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट जारी होती है। यह समस्या इनके बारे में इनके सामने खड़ी हुई और इनको लगा कि शेड्यूल ट्राइब अब सुरक्षित हो गया, इनके अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल राइट्स कर दिए गए हैं, इसलिए 5वीं और 6वीं अनुसूची इनको समस्या भी लगती है। और ये इंडिजिनस पीपल्स हैं जो इस देश के मूलवासी हैं, यह बात इन्हें पता चल गया और यहाँ से समस्या और मजबूत हो जाती है। इन लोगों को लगने लगा कि अब जो है इन्हें उखाड़ फेंकना या इनको कमज़ोर करना बहुत कठिन काम हो जाएगा। हालांकि हो भी यही रहा, ये लाख कोशिश करने के बावजूद भी एक बड़ी आबादी हमारे लिए काम करती है कि ये किसी न किसी तरीके से कम हो जाए। इनके बड़े बड़े संगठन और बड़े बड़े राजनीतिक दल भी ये पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं शासन प्रशासन में बैठ के कि हम लोग किसी न किसी बहाने से कमज़ोर हो जाएं। आज हमको सबको सतर्क होना चाहिए और अडेग होने की कहीं ना कहीं हमें आज ज़रूरत है। हम समझौते यदि अपने स्वाभिमान पर करते हैं तो हमारी जो राइट्स हैं वो तमाम तरीके से खत्म हो जाएंगे। सगाजनों, अगर संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में इसको मान्यता मिल जाती है तो भारत का संविधान के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, भूमंडलीकरण में जो अर्थव्यवस्था निर्माण हो रही है, उसमें भी
सोशल राइट्स एंड इकोनॉमिकल राइट्स ये जनजातियों को स्पेशल देने पड़ेंगे। मतलब जो उनके क्षेत्र में हैं, जो खनिज हैं, जो संपदा है, जो अधिकार उनको दिए गए हैं, उस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमिकल में हिस्सेदारी हमें देनी पड़ेगी। जो संसाधन हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़मीन पर, हमारे खेत में, हमारी नदियों पर है, हमारे जंगलों पर है, हमारी ज़मीन पर है, उस पर जो भी लाभ होता है उसका शेयर हम लोगों को देना पड़ेगा और इससे जनजातियों का विकास तीव्र तरीके से हो सकेगा। और यही मूल कारण है, आपको समझना है, बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि यही एक मूल कारण है जिस वजह से गैर लोगों को समस्या हम लोगों से हो रही है, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि भूमंडलीकरण और डेवलपमेंट में जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल राइट्स है, ये अगर हमको इनको दे दिया जाता है तो इस देश के वाकई में ये लोग मालिक रहेंगे, सबसे ज़्यादा संपदा हमारे पास होगी। तो संविधान में मूल निवासी करके रिकग्नाइज हो गए और इस तरीके से दर्ज हो गए, ये इनको पता चल गया। तो आप इसको बारीकी से देखेंगे तो जो 8 करोड़ ऐसा बताया जाता है, अब लगभग 15 करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा हमारे किंवदंतियों में ये चल रहा है कि हम लोग 15 करोड़ के आसपास इस देश के अंदर जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। तो इनको खलने लगा कि एक बड़ी आबादी इनकी जो है वो इस देश में पैसे वाली हो जाएगी, अमीर हो जाएंगे और इनका जो मालिक आना जो हक है इनको पुनः प्राप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात से इनको डर लगना। तो समस्या आपने समझ पाई कि किस तरीके से इनके सामने जो समस्या खड़ी है हमारी वजह से, इनको ऐसा लगता है कि इनको कमज़ोर किए बगैर हम इस देश में पूर्ण रूप से शासक नहीं हो सकते, राज नहीं कर सकते। इसलिए सगाजनों, हम सब लोगों को सतर्क होना चाहिए और यह बात भी समझ जाना चाहिए कि एक जब तक नहीं होते हमारे समाज को एक विचारधारा, एक आवाज़ के साथ हम खड़ा नहीं कर सकते, एक बड़ी ताकत के साथ हम लोग जब तक दुनिया में स्थापित नहीं होते हैं तब तक हमें कहीं ना कहीं समस्याओं से भुगतना पड़ेगा। तो भारत का संविधान कहता है कि जनजातियों की ज़मीन गैर जनजाति समाज का आदमी नहीं ले सकता, और संस्कृति, रूढ़ी और प्रथा को मान्यता है तो फिर रास्ता निकाला गैर आदिवासियों ने कि इनकी संस्कृति और इनकी जो सभ्यता है इसे किस तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं। एक रास्ता उन्होंने निकाला। रास्ता क्या निकाला? ये जनजातीय क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन किए जाएँ, यज्ञ और भागवत पुराण किए जाएँ और कथा की जाए, और उन्हें यह बताया जाए कि आपका ये धर्म है, आपका ये मूल सभ्यता है, और वो ऐसा प्रयास भी कर रहे हैं। लगभग काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। आज भी हमारे गांव क्षेत्रों में रूढ़ी प्रथा को मान्यता नहीं है, लेकिन लोग कथा पुराण, भागवत गीता और हिंदू धर्म, अदर धर्म में जाके अपने आप को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से ये लोग रास्ता निकालें, और अगर ये जनजाति बन जाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लगा कि ये लोग हम लोगों को अलग करके हमारी विचारधारा को इनको जोड़ दिया जाता है और इनको हम जनजातियों से अलग कर देते हैं तो फिर कोई समस्या इनकी नहीं बचती। इसलिए ये लोग हिंदू बनाने का प्रयास हम लोगों को कर रहे हैं। तो क्योंकि संविधान का प्रोटेक्शन है, 5वीं 6वीं अनुसूची का प्रोटेक्शन, इनको लगता है कि अगर हम इनके साथ अगर सीधे पेश आएंगे और सीधे हम इन्हें कहें गलत तरीके से प्रयास करें तो संविधान जो प्रोटेक्शन करता है इनके लिए समस्या पैदा कर देगा। इसी तरीके का आर्टिकल 275 एक जो स्पेशल राइट्स है आपके लिए संविधान के अंदर, 5वीं अनुसूची और 6th अनुसूची के अलावा आपको इस क्षेत्र में स्पेशल बजट प्रदान करता है, जो आपकी विकासशील में संरक्षण जो है इनको वजह से हम उनको टच भी नहीं कर पाएंगे। जो जिस आधार पर उनको अधिकार मिले हैं उस आधार को बदल देना ही लोग चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और हम सबको इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको यह समझना है कि क्या आधार होते हैं जनजाति होने के। जनजाति होने के 2 आधार होते हैं, एक होता है रूढ़ी व प्रथा, विशेष संस्कृति, दूसरा होता है टेरिटोरियल पोजीशन यानी ज़मीन का अधिकार। हमारी विशेष व्यवस्था है रूढ़ी और प्रथा और संस्कृति, और टेरिटोरियल पोजीशन हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, ये विशेष प्रकार के होते हैं। और आप जानते हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं, कबीलों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं और गाँव में रहते हैं, ये हमारा विशेष हमारे राइट्स हैं, या हम विशेष रूप से पहचाने जाने की हमारे 2 कारण है कि हमारी विशेष रूढ़ी प्रथा यानी हमारी विशेष संस्कृति है, और दूसरा टेरिटोरियल पोजीशन यानी ज़मीन का अधिकार। हम जहाँ रहते हैं वो ज़मीन हमारी है, उस पर हमारा पूर्ण अधिकार है, और हम इसलिए हम उस ज़मीन के मालिक हैं। क्योंकि ये दोनों जनजाति के हक व अधिकार का हक व हम अधिकारों की बात करें तो ये दोनों उसके आधार हैं। यदि ये नहीं है तो हमारा जनजाति होने का कोई अधिकार नहीं। तो आज जनजाति की ज़मीन छीनी जा रही है, ज़मीन छीन रही है, और हमारे जो जनजाति होने का जो अधिकार है उसे पूर्ण रूप से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर हम लोग बात करें, हम थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि गैर आदिवासी लोग हमारी ज़मीन पर डाका डाल के कलेक्टर से परमिशन करा के ले दे के नेताओं से मंत्रियों से सेटअप करके परमिशन ला के हमारी ज़मीन को खरीद पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ज़मीन को बड़े पैमाने पर कब्जा किया है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे लोगों ने ज़मीन को छोड़ दिया है डर दहशत के माहौल के कारण, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का सवाल था। तो आप सभी के सामने जिस तरीके से हमने ये बात करी, सवाल ये है कि जनजाति के आधार, रूढ़ी व प्रथा, संस्कृति व ज़मीन का आधार मिटा दिया जाए तो आप कैसे साबित करोगे कि आप आदिम समाज के लोग हैं। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यदि आप जनजातियों के अधिकार, उनके रूढ़ी और प्रथा, परंपरा, संस्कृति और ज़मीन का जो आधार है, यदि आप मिटा देते हो, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। नहीं तो आप कैसे साबित करोगे कि आप संविधान के अनुसार 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल में जो हमारे राइट्स हैं और 13(3) का जो हमारा रूढ़ी और प्रथा का जो है, साथ ही साथ हम इस देश के मालिक हैं, कैसे साबित करेंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और हमें पकड़ना है। रूढ़ी और प्रथा विरोध क्यों करते हैं वो लोग? रूढ़ी प्रथा का विरोध वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर स्वशासन व्यवस्था है, न्याय कानून है और मालिक होने का अधिकार उसके अंदर दिखाई देता है। इसीलिए वो आपको विरोध करता है, क्योंकि अभी तक यदि वो अभी तक यह समझ रहा है कि लोग अपनी व्यवस्था को गंवा दिए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हमारे क्षेत्र में रूढ़ी और प्रथा का पालन होता है और शासन और सत्ता उस माध्यम से हम लोग नियम और कानून को चलाते हैं। आज भी गांव में 5th शेड्यूल, रूढ़ी प्रथा, ये तमाम चीज़ों का आप देखेंगे, स्वशासन व्यवस्था लगभग अभी भी 50% हमने अपने हाथ में बचा हुआ। तो सवाल ये है कि अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। 70 सालों से बेवकूफ़ बनते आए हैं और लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, आ रही हैं, गैर लोगों को कैसे समस्याएं हैं, हमारे अपने लोग भी उनके साथ कैसे सुर में मिला के काम कर रहे हैं। तो समस्त सगाजनों से मैं विदा लेता हूँ और यह कहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर हमारे स्वर्णिम समाज को, जो साम्राज्य हुआ करता था, एक व्यवस्था हुआ करती थी, इस वजह से हम शासित और पोषित होते थे, ऐसी व्यवस्था को हम बचा कर चलें, आगे बढ़ें और संकल्पनाओं के साथ में एक साथ आएँ, एक मंच पर खड़े हों, ताकि हम अपने आप को इस दुनिया के भीतर बड़ी शक्ति और ताकत के रूप में उभार सकें और पहचान फिर से स्थापित करें, ताकि हमें सभी लोग अपने समाज को गौरवान्वितता के साथ में हमें देखें और समझने का प्रयास करें और दुनिया हमारे संदेश को लेके आगे बढ़े और हमसे मैसेज ले। इन्हीं आशाओं के साथ में सभी को जोहार।